नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चरण दर चरण मतदान शुरू हो गया है और 3 दिसंबर को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। ये तय हो जाएगा कि तेलंगाना में क्या बीआरएस की सरकार कायम रहेगी या बदल जाएगी। और हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी का सिक्का चलेगा या फिर कांग्रेस का सिक्का चलेगा। और बात नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर की बात करें तो मिजोरम की जो मौजूदा सरकार है वो बचेगी या जाएगी। लेकिन इसके इतर एक और सवाल है सबके जहन में रहेगा कि इन चुनावों के बाद क्या यह भी तय हो पाएगा कि आखिर मूर्खों का सरदार है कौन। अब आप सोचेंगे कि बात चुनाव की हो रही है और मुख्यमंत्रियों की हो रही है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव होंगे तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन रहेगा, कौन बचेगा, कौन नया बनेगा, कौन पुराना बचेगा, इस पर निर्णय आएगा। लेकिन ये महामूर्खों का सरदार कौन होगा, इसकी बात दरअसल कहां से आ गई। बचे ये कि आपको बखूबी मालूम है कि चुनाव प्रचार चल रहा है, एक और मतदान हो रहा है और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार भी चल रहा है। जैसे जैसे राज्यों की अलग अलग चरणबद्ध चीजें हो रही हैं और उसी चुनाव के दौरान आप जानते हैं कि भारत में कोई बदजुबानी या व्यक्तिगत आक्षेप कोई नई बात नहीं है और ये अब आम हो चले हैं। और इस कड़ी में आपको बखूबी मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में एक चुनाव सभा में कहा था कि महामूर्खों के सरदार, इशारा उनका राहुल गांधी की तरफ था। हालांकि नाम उन्होंने लिया था और यह हालांकि उनका विशेषाधिकार है। और जब चुनाव प्रचार हो तो जाहिर सी बात है कि कटाक्ष और प्रहार भी किए जाते रहे और पहले भी होते रहे और आज भी हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब जो भाषाई गरिमा है वो दिनों दिन गिर रही है। पहले इक्के दुक्के नेता क्या करते थे या गाहे बगाहे क्या करते थे, लेकिन अब वो एक तरह से ऐसा लगता है कि संस्थागत तरीके से उसको अपना लिया गया है या उसको प्रचारित दरअसल किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सवाल आप जानते हैं कि वो टिप्पणियां उनकी पहले कई बार चर्चित कर रही हैं, कई बार वो उनकी जो टिप्पणी नहीं उस पर सवाल खड़े हुए, चाहे वो संसद के भीतर एक तत्कालीन सांसद जो राज्यसभा की सांसद थी रेणुका चौधरी, उनको उनकी हंसी को सुपर्णा से बताया था। उसके अलावा शशि थरूर, और आप जानते हैं कि उनको लेकर उन्होंने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके अलावा वो अन्य अलग अलग स्तर पर टिप्पणियां कर चुके हैं। कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, उन पर भी बहुत अपमानजनक टिप्पणी वो कर चुके हैं। हालांकि ये उनका विशेषाधिकार है। चर्चा का विषय दरअसल मेरा वो नहीं है, एक वाक्य है, उसका एक संदर्भ है। लेकिन आप जानते हैं कि जब चुनाव हो रहे हो तो चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो नतीजे ही दरअसल तय कर देते हैं कि आखिर कौन सरदार है और कौन जो है सरदार नहीं है। और ये आपको मालूम है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जुगाड़ की सरकार है। जुगाड़ मतलब आप जानते हैं कि सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन उसको ऑपरेशन लोटस के तहत कथित तौर पर गिरा दिया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में बगावत की थी और बीजेपी में शामिल हो गई, तो इस तरह से सरकार शिवराज चौहान के नेतृत्व में बन गई थी। और बाकी 2 राज्यों की बात करें हिंदी भाषी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसमें सरकार कांग्रेस की कायम रही है। राजस्थान सरकार को हालांकि गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन अशोक गहलोत ने वो प्लान लोटस था उसको कामयाब होने नहीं दिया था। बहरहाल संदर्भ प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राज्यों में ऐसे हालात हैं, आखिर राज्यों में क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल है या फिर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, वो सब चीजें सामने आ जाएंगी 3 दिसंबर को। लेकिन जो स्थितियां हैं उनमें 3 राज्यों में कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर यह कह सके बीजेपी एक तरफा कह सके या माहौल एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा हो या फिर कांग्रेस में नजर आ रहा हो। हाँ, ये जरूर बात है कि एज जरूर नजर आता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगता है कांग्रेस सरकार बचा लेगी, एक एज तमाम जो सर्वे हुए उनके पक्ष में जाता है। मध्य प्रदेश में तमाम जो सर्वे हुए वो कहीं कांग्रेस को एज दिखा रहे हैं। और राजस्थान की बात करें तो कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सबसे ज्यादा उम्मीद अगर कहीं है तो वो राजस्थान है। वजह यह कि वहां पर थोड़ा उनको एज दिखाया जा रहा था। हालांकि मुकाबला वहां भी अशोक गहलोत बनाम नरेंद्र मोदी का है। वजह यह कि नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका एक ब्रांड मोदी चलता है, कभी नहीं भी चलता है, लेकिन बावजूद उसके आज भी बीजेपी के लिए सबसे जो बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी है। और कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत की जो तमाम लोक कल्याणकारी जो स्कीम रही है राजस्थान में वो चर्चित रही है, देश भर में चर्चित रही है। तो जाहिर सी बात है उन स्कीम के बाबत जो ब्रांड अशोक गहलोत है और ब्रांड मोदी, उनके बीच में मुकाबला है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो आपको बखूबी मालूम है कि शुरुआती तौर पर यह साफ था कि जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं उनको
नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आगे बढ़ाने की या आगे मौका देने के मूड में नहीं थी। बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। कोई जो चौथी लिस्ट प्रत्याशी की जारी हुई थी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया था, वरना आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री का नाम अमूमन ये होता है कि पहली लिस्ट में ही बतौर कैंडिडेट उनका नाम आ जाता है। और राजस्थान की बात करें तो आप जानते हैं वहां भी जबरदस्त ऊहापोह की स्थिति थी। वजह यह कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया को भी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत आगे मौका देने के मूड में है नहीं, क्योंकि 36 का आंकड़ा कथित तौर पर बताया जाता है। यही वजह है कि वहां पर बीजेपी ठीक चुनाव से पहले वहां पर एक सिर फुटबॉल की स्थिति रही है और यह था कि आखिर वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होगा। लेकिन चुनाव करीब आते आते यह समझ में आ गया था कि बिना वसुंधरा राजे बीजेपी का उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी थी, पहली प्राथमिकता थी वो चुनाव जीतना थी। तो लिहाजा बीजेपी ने रणनीति बदली और वसुंधरा राजे सिंधिया को साधने की कोशिश की गई। जो उनके तमाम समर्थक हैं उनको टिकट दिए गए, अच्छी खासी तादाद में दिए गए। हालांकि टिकट काटे भी गए, चाहे वो यूनुस खान हो। आप जानते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा सिंधिया में जो सरकार थी उसमें वो मंत्री भी रहे थे, तो उनका टिकट काट भी देंगे। बावजूद उसके उनको एक रूप में कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई थी। और उधर छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ आप जानते हैं रमन सिंह को हालांकि उनको जो था टिकट दे दिया गया था। तो कुल मिला के स्थिति ये थी, इसको इस रूप में भी दे सकते हैं कि पहले अति आत्मविश्वास की स्थिति थी, क्योंकि ये सबको जानते हैं कि पब्लिक डोमेन में है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का युग में, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और जो आडवाणी का युग था उसके दौर के जो नेता हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कोई जगह नहीं है। नई बीजेपी, नया इंडिया, नया देश, नई भाजपा, एक वो स्लोगन या वो जुमले चला करते हैं, तो उसमें पुराने दौर के नेताओं के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है। यही वजह है कि जो ऊहापोह की स्थिति रही है राजस्थान और मध्य प्रदेश में, वो उसकी सबसे बड़ी वजह वही थी। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां रैली थी। आलम यह था कि शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं रहा था। उनकी जो तमाम जो उनकी सबसे बड़ी जो लोकप्रिय योजना है लाडली बहना योजना, उसका नाम तक नहीं लिया था। उसके बाद जब धीमे धीमे तमाम जो सर्वे, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई थी, समझ में आ गया था कि बिना शिवराज सिंह चौहान के या उनको नकार के या उनको साइड करके उद्धार संभव नहीं है। तो इसके मायने क्या है, इसका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ये जो सारे हालात है वो ये बता रहे हैं कि एक कदम आगे बढ़ा के या 2 कदम आगे बढ़ा के वापस कदम मोदी या अमित शाह को वापस खींचने पड़े हैं। क्योंकि ब्रांड मोदी ये सब जानते हैं कि वो सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की है और उसने बीजेपी को अकल्पनीय सफलताएं दिलाई, चाहे वो 2 लोकसभा चुनावों में लगातार हो, उसके अलावा अन्य राज्यों की बात भी करें तो। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 2 चुनावों में कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश दोनों में बीजेपी की सरकार चली गई है और कांग्रेस की वहां सरकार बनी है। और हिमाचल की बात करें तो हिमाचल हिमालय राज्य है, हिमाचल प्रदेश, और वहां पे आप जानते हैं कि तमाम बड़ी तादाद में जो सैन्य यानी फौज पृष्ठभूमि के मतदाता हैं और तमाम जो लोग वहां रहते हैं। तो और जो बीजेपी का जो पूरा जो राजनीति जिस पर टिकी हुई है, राष्ट्रवाद और ये सारी चीज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, तो उससे कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रहा है। बावजूद उसके हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार नहीं बचा पाई थी। वहां भी बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या ब्रांड नरेंद्र मोदी आगे रखा गया था। उसके बाद कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार नहीं बचा पाई थी, बल्कि कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापसी हुई थी। और ये दिलचस्प बात है कि वहां जो वोटिंग का पैटर्न था उसमें हर जाति धर्म का वोट कांग्रेस को बड़े लंबे समय बाद मिला था और इकलौता राज्य कर्नाटक था जहां पर बीजेपी की सरकार थी। और वैसे भी कर्नाटक को दक्षिण भारत की राजनीति का द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता, तो वहां से सरकार चली गई थी। तो मतलब ये है कि ब्रांड मोदी वहां नहीं चला था और अब बीजेपी ब्रांड मोदी के सहारे, हालांकि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा सिंधिया को जो साइड करने की जो रणनीति उसमें बीजेपी ने बदलाव किया। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ा सा दिक्कत की विषय भी है, क्योंकि कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को साइड किया जाएगा तो जो गुटबाजी होगी उसका फायदा उसको मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने एन मूवमेंट मार के रणनीति बदली है। उसका कितना फायदा होगा नहीं होगा आने वाला वक्त बताएगा। और लेकिन ये तय है कि चुनाव बड़े दिलचस्प है, कांटे का मुकाबला है। वरना आप जानते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी राजस्थान की बात करें तो पहले 1.5 साल पहले पता लग जाती, चाहे जिसकी सरकार हो, बीजेपी की, कांग्रेस की। और मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान अलोकप्रिय नहीं है, लेकिन चूंकि लगातार तकरीबन 17-18 साल, अगर ये पिछले कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें 15-16 महीने का, तो लगातार वो 17-18 साल मुख्यमंत्री बने रहे। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी होती है। और तेलंगाना की बात करें तो रमन सिंह को साइड है, लेकिन अगला कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जिसके सारे
बीजेपी की नैया पार लगे। तीनों ही राज्यों में ब्रांड मोदी है, कितना फायदा होगा नहीं होगा पता नहीं लगेगा। तेलंगाना की बात करें तो वहां सीधा मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। तो कुल मिलाकर ये है कि जब चुनाव हो तो जनता खुद तय कर देती है कि आखिर कौन महामूर्ख है या कौन कामदार है या कौन नामदार है। तो कुल मिलाकर आगे आगे देखिए होता है क्या।